हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, जब उस पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराते हैं तो वो स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना, ज्वाइन होना। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या होंगे, कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अ प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये जो फ्यूजन प्रोसेस है उसका जस्ट अपोजिट है ये। वहाँ पे क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस स्मॉलर में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे स्मॉलर बड़े में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो था उस पर हमने बोला था कि इसके उसके प्रिंसिपल पे क्यों क्या तैयार होता है, एटम बॉम्ब तैयार होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसके प्रिंसिपल पे हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में, बिकॉज न्यूक्लियर फिजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ा था यूरेनियम का, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइटर न्यूक्लियस। हाइड्रोजन जो है 1s2 ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम एटम है, लाइट एटम होते हैं बहुत हल्के। इनको आपस में फ्यूज कराएंगे, तो जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो एक हीलियम का एटम हमें मिलेगा। ये हैवी एटम होगा 2 हीलियम 3। साथ ही साथ हमें एक न्यूट्रॉन मिलता है और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है, एक न्यूट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये एनर्जी जो होती है बहुत हाईली अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसके लिए, इसको होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है, इसको मिलियन ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए और मिलियन ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर चाहिए। मतलब इसको अगर हमें कैरिड कराना है आगे, तो इस रिएक्शन को, न्यूक्लियर फ्यूजन को, तो उसके लिए मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर चाहिए और मिलियंस ऑफ डिग्री प्रेशर चाहिए। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए कि हम इसको जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते नेचुरली। तो हम क्या करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल, उसे एक्टिवेट करने के लिए न्यूक्लियर एटम बॉम्ब को हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए, बिकॉज ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए। इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि इतनी एनर्जी सिर्फ एक एटम बॉम्ब ही प्रोवाइड कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए हमें ये मानिए कि उसके ऊपर एक हाइड्रोजन बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब जो होता है वो चलाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक एटम बॉम्ब ही है जो इतनी एनर्जी, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर क्रिएट कर सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है हमें। जैसे अगर हम बात करें सन की एनर्जी के सोर्स की, तो सन पे जो एनर्जी है उसका सोर्स भी यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पे क्या होता है कि जो 1H1 होता है, हाइड्रोजन प्रोटियम होता है, वो 4 प्रोटियम क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं सन में और हीलियम का एटम बनाते हैं। साथ ही साथ 2 पॉजिट्रॉन मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो यही सोर्स है सन की एनर्जी का, जो तभी इसलिए वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, सन पे कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कभी लास्ट लॉन्ग रहती है, कभी फिनिश नहीं होती। तो इसी प्रिंसिपल पर हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किया जाता है और इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इतना डिस्ट्रक्टिव है, बिकॉज इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो हमने ये बात की न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन से तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना ही नहीं सकते, बिकॉज इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन का ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन से जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होंगी। तो अगर उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज ये है उसकी कि वो स्मॉल अमाउंट, न्यूक्लियर फ्यूल के बहुत स्मॉल अमाउंट से भी हमें एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। मतलब कम न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ हुआ और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई, तो ये भी हमारी एक एडवांटेज है। अगली एडवांटेज ये है कि अगर हम एक बार न्यूक्लियर फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं, हम यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे, तो अगर हम यूरेनियम 235 को एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर में लोड कर देते हैं, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये काफ़ी ईयर्स तक, कम से कम 2 से 3 साल तक ये क्या करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूल वापस से लोड करने की जरूरत नहीं होती, वो उतनी फ्यूल में क्या करता है, 2-3 साल तक कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी की ये भी एडवांटेज है कि जब ये न्यूक्लियर फ्यूल बर्न होता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस जो होती है वो रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होता और एसिड रेन वगैरह से भी हम बच जाते हैं। तो ये सब न्यूक्लियर एनर्जी की जो है कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है
कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसको इंस्टॉल करना है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ इसकी एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो इसमें फ्यूल यूज़ होता है यूरेनियम-235, ये बहुत कम अवेलेबल होता है, तो इतना ईजिली ये मिलता नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड ही होती है। अगली डिसएडवांटेज की ये है कि इसमें हाई रिस्क होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये पूरे का पूरा जो शहर है वहाँ पे जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश किया है, पूरे का पूरा शहर जो है, पूरी सिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी, एक्सीडेंट की रिस्क में आ जाती है। अगली डिसएडवांटेज ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे निकलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन से, वो क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं।